हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन से पहले हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था बेटा। फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब वही फूड, अब उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। जो फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान बना था, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन नॉर्मली प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली स्टोमेटा से रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन आएगी और वो ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो फूड है उसके अंदर जो ग्लूकोज की फॉर्म में है उसके अंदर जो कार्बन बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन में भी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस भी एंजाइमेटिक प्रोसेस थी, ऐसे ही रेस्पिरेशन में भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और एटीपी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। देन सेलुलर रेस्पिरेशन, नाम से ही है सेल के अंदर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल के अंदर फूड होगा। अब वो फूड क्या करेगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल, और ये क्या रिलीज कर देगा? एनर्जी। देन इसके बाद आता है बेटा जो फूड टूट रहा है वो फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं और कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। मेनली इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट। During oxidation, energy is released within a cell and trapped as chemical energy in the form of ATP। अब जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जब सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ये ATP जब कभी भी टूटेगी तो ये यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी ATP एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। डू प्लांट्स ब्रीथ? इसको पढ़ते हैं अभी। प्लांट को रेस्पिरेशन तो करनी है, इट मीन्स प्लांट को ऑक्सीजन तो चाहिए और ऑक्सीजन चाहिएगी तो वो रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर एनिमल्स के जैसे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते जो गैस को एक्सचेंज कर सके। हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। स्टिल वो गैस एक्सचेंज करते हैं। कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू जो उनकी लीव्स में होती हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू करते हैं जो उनके स्टेम में होती है, ठीक है। पूरा सिस्टम नहीं होता बट कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे लीफ, स्टेम, उनके अंदर स्टोमेटा, लेंटिसेल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। रीज़न फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनकी प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इसके रीज़न है, क्या रीज़न है? हर प्लांट पार्ट अपना गैसेस एक्सचेंज खुद करता है। प्लांट के अंदर हमें क्या दिखती है? लीव्स दिखती हैं और हर लीफ के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ऐसे ही स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं। तो इस तरह से प्लांट का हर पार्ट अपनी गैसेस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, इसीलिए इसको अलग अलग ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, इनको ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती है। रूट, स्टेम, लीव्स ये लोअर रेट पर गैसेस एक्सचेंज करती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसेज होती है वो एक्सचेंज होती है और इस दौरान हर लीफ, प्लांट की हर लीफ अपनी नीड्स का पूरा ध्यान रखती है, ठीक है। और लीव्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है, लीव्स उसको यूटिलाइज भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा कर लेती है, ओके। देन इसके बाद जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होती है क्लोजली पैक्ड होती है और एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होती है और प्लांट के सरफेस के पास ही प्रेजेंट होती है। तो डिस्टेंस डेट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इज नॉट लार्ज, तो जो गैसेज को डिफ्यूज़ होने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता। तो ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, बिल्कुल प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट होती है जिस वजह से उसको दूसरी जगह पर जाने में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। लेकिन पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स की, वो लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से उनके अंदर क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है एयर स्पेसिस का, और ये नेटवर्क क्या करता है? ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है इन सेल्स के अंदर, ओके।
अभी हम देखते हैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल अपोजिट है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी मिलकर के क्या बना रहे थे, फूड एंड ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है इसमें, जो फूड बन गया है फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ओके लेकिन आपको यहाँ पर तो ये एक स्टेप प्रोसेस दिख रही है। इट इज़ नॉट इन अ वन स्टेप प्रोसेस, इट अकर्स इन सीवरल स्मॉल स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं जब फूड ब्रेक डाउन होता है और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल के अंदर। तो ध्यान रखें, जो रेस्पिरेशन है इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। नाउ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप की है हमारे पास बेटा, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। एक तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर टू टाइप्स की होती है। एक तो एरोबिक जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फूड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन तो होगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये फूड का ब्रेकडाउन जो होता है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि अब इसमें जो फूड टूटेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज नहीं करेगा, वो अब या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या फिर अगर ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है तो ये इथेनॉल फॉर्मेशन में ये प्रोसेस हेल्प करती है। हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। फूड का जो ब्रेकडाउन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें फूड किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो फूड हमारा ग्लूकोज जो बना है, ये ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुवेट के अंदर। ग्लूकोज क्या होता है, इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड पायरुवेट इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पायरुवेट बनेगा ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुवेट के 3 कार्बन के, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये एक स्टेप में नहीं हो रही, ये बहुत सारे स्टेप में होगी। इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मीन्स होता है टूटना, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना किस में, पायरुवेट में। अब इसमें एक मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो होती है ऑक्सीजन। अब जो ग्लूकोज से पायरुवेट में फूड कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन हो चाहे ना हो कोई मैटर नहीं करता। इट मीन्स चाहे एरोबिक प्रोसेस है चाहे एनारोबिक प्रोसेस है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा ही होगा, ओके। इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस कोई मैटर नहीं करती। बट हाँ, इसके बाद पायरुवेट के बाद जब ये टूटेगा पायरुवेट आगे सब्सटेंस में, उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैटर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं जो एरोबिक होती है। एरोबिक के अंदर क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो टूट जाता है CO2, वाटर एंड एनर्जी की फॉर्म में, ओके। तो ये होती है प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये प्रोसेस होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी पीछे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरुवेट आगे अपनी प्रोसेस करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। देन इसके बाद हमारे पास आता है बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास यहाँ पर ये 2 प्रोसेसेस हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो जो फूड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये कब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम होती है, तो उस दौरान जो फूड होता है हमारी सेल्स के अंदर वो लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाता है, और जो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो दूसरा है इथेनॉल फॉर्मेशन, इसको हम बेटा हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो हमारी एनारोबिक प्रोसेस है इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब हम अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं उस दौरान ये प्रोसेस यूज़ होती है। तो फर्मेंटेशन, इसमें इथेनॉल जो पायरुवेट है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 रिलीज होता है, और इसके अंदर फंगस यूज़ होती है जो इथेनॉल फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गया बेटा हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्लो चार्ट के थ्रू। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे एरोबिक प्रोसेस है चाहे एनारोबिक प्रोसेस है। ये एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस दोनों के अंदर ही सेम स्टेप होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस
कोई मैटर नहीं करती और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस। इसके अंदर ग्लूकोज टूट जाएगा। अभी हम बात करते हैं अकेले एक बारी एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो भी मैंने पीछे बताया है, जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट के अंदर टूटेगा और ये प्रोसेस होगी हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, अब जो ये पायरूवेट बना है, अब ये पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ होगी? ये प्रोसेस होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल होगी ग्लाइकोलिसिस के बाद वो होगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो ये पायरूवेट है ये टूट जाएगा और क्या रिलीज कर देगा? CO2। देन इसके बाद अभी वाटर और एनर्जी रहते हैं हमारे। ये वाटर और एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इस स्टेप को हम बोलते हैं बेटा टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होगी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा? ATP सिंथेसिस होगी। और ये दोनों ही स्टेप जो हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये होंगे हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज पायरूवेट में टूट रहा है, वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म से ये पायरूवेट कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है पार्ट वो मैट्रिक्स होता है और ये बाहर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर ये पायरूवेट टूट जाएगा और CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रैब साइकिल। ये कहाँ हो रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। देन इसके बाद 3rd स्टेप है इसके अंदर टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि वाटर और ATP बनना रह गया है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है सिर्फ, अब वाटर ATP रहता है। तो वाटर ATP कैसे बनेंगे? टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेप के अंदर 2 स्टेप आते हैं, ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होते हैं बहुत सारे, जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो फिर आगे हेल्प करते हैं वाटर सिंथेसिस में। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP सिंथेसिस के बारे में डिटेल में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETC सब। ओके, लेकिन जो ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन होती है बेटा, ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके।